नमस्कार तालीमार्थी मित्रों, सेमेस्टर 4 में हिंदी विषय वस्तु में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी मेथड जो है उसमें पढ़ाई करेंगे। उसमें 4 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 जो है अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, ये आपको शीतल मैडम पढ़ाएगी। और इकाई 2 भाषा शिक्षक, भाषा प्रयोगशाला, भाषा कक्ष, दृश्य श्रव्य साधन और सहायक सामग्री। इनमें से 2.1, 2.2 ये शीतल मैडम पढ़ाएगी और 2.3, 2.4 एवं 2.5 जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। और इकाई 3 साहित्यिक विधाएं एवं लेखन, ये पूरी इकाई जो है वो मैं पढ़ाऊँगी। और इकाई 4 विषय वस्तु है वो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इकाई 2 में 2.3 भाषा शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई 2 जो है भाषा शिक्षक, भाषा प्रयोगशाला, भाषा कक्ष, दृश्य श्रव्य साधन और सहायक सामग्री में मैं आपको 2.3 जो है हिंदी भाषा शिक्षक की व्यावसायिक जिम्मेदारियां एवं व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो इनमें हम मुख्य 3 बातों को सीखेंगे। इसमें व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां, और दूसरी है हिंदी शिक्षक के कार्य, और तीसरा हिंदी अध्यापक के नाते हिंदी भाषा विकास हेतु जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखते हैं, तो आप लोग जो हिंदी शिक्षक के गुण जो है वह पहले पढ़ के आए हैं। तो इसमें देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्रत्येक शिक्षक जो है वह पहले शिक्षक है, ठीक है। तो हमारा अभिप्राय भी यही है कि प्रत्येक हिंदी शिक्षक को प्रथम सफल शिक्षक होना चाहिए। हिंदी के शिक्षक में सफल शिक्षक बनने के लिए कुछ योग्यताएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो शिक्षा पद्धतियों का ज्ञाता, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता, शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपने पेशे का गौरव। तो ठीक है कि हिंदी के सफल शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 4 हैं। उसमें एक है शिक्षा पद्धतियों का ज्ञाता। इसमें हम देखते हैं तो हिंदी का प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा पद्धतियों का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक जो है वह हिंदी की पुरानी और अर्वाचीन यानी आधुनिक शिक्षा पद्धतियां हैं उसका पूरी तरह से ज्ञान उसे होना चाहिए। शिक्षा की सभी पद्धतियां सफल शिक्षक के हाथ में आकर ही असरकारक बनती है, ठीक है। तो शिक्षक जो है वो पद्धतियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाता है, तभी वो शिक्षक कार्य जो है वो असरकारक बन सकता है। आज तक क्या चल रहा है कि अपने आपके ज्ञान के आधार पर और अभ्यासक्रम को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य किया जाता है। शिक्षक का सिखाना और विद्यार्थी सीखना, यही बात महत्व की हो गई है। ऐसा मत आज जो है वह माना जाता है, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर प्रवृत्ति द्वारा विद्यार्थी को जो ज्ञान ग्रहण करना होता है वही उत्तम है। कि प्रवृत्ति के द्वारा जो शिक्षण कार्य होता है वह विद्यार्थी जो है वह अपने अनुभव के द्वारा करता है, तो यह पद्धति बहुत अच्छी मानी जाती है।
यह नियम आज के शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र स्थान में माना जाता है। शिक्षक के सिखाने के प्रयास विद्यार्थी के सीखने के स्वयंभू प्रयासों की सेवाओं के रूप में होने चाहिए। किस तरह होना चाहिए कि शिक्षक जो कुछ भी सिखाते हैं वो विद्यार्थी स्वयं प्रयासों से सीख सके। शिक्षा पद्धतियों का ज्ञाता शिक्षक इस बात को के मद्देनज़र रखकर अपना कार्य करेगा। हिंदी की शिक्षा में विद्यार्थियों को किस तरह सिखाना चाहिए वो हम देखते हैं कि स्वानुभवजन्य ज्ञान देने के लिए प्रोजेक्ट पद्धति, वक्तृत्व स्पर्धा, जूथ चर्चा, काव्य आदि का वांचन जो है वह भली भांति कराना चाहिए, ताकि कुशल शिक्षक जो है वह यह सब करने के लिए क्या करता है, तत्पर रहता है। छात्रों को ये सब पद्धतियाँ जो है, जैसे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट कार्य कराने से छात्रों अच्छी तरह उसे याद रहता है। और वक्तृत्व स्पर्धा भी कराना चाहिए और जूथ में चर्चा भी कराना चाहिए, ताकि जूथ बनाकर छात्र जो है वह एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ज्ञान को ताज़ा रखने के लिए हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। वह किस तरह की, जैसे कि प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्गों में समय समय पर जो आयोजन होता है उसमें भाग लेकर शिक्षक जो है वह क्रियाशील बनता है। वह अपने विषय की गतिविधि जानने के लिए तत्संबंधी पत्र पत्रिकाएं मंगवा कर भी पढ़ता है। तो शिक्षक को ये सभी बातें जो है वह ज्ञात होती है। शिक्षा पद्धतियों के ज्ञान के साथ साथ जो है एक प्रतिभा संपन्न शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। दूसरा देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता। उसमें हम देखते हैं तो किसी भी दो व्यक्ति जो होते हैं उसकी मति और गति एक जैसी नहीं होते। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, यानी उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी एक बेमिसाल व्यक्ति है। यह बात हिंदी का शिक्षक जो है वह जानता है और समझता भी है। विद्यार्थियों के अनुसार पैदा होती जो अलग अलग ज़रूरत है उसके आधार पर वह अपना जो शिक्षण है वह आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति जो है वो कैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते, उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो शिक्षक क्या करता है कि सभी विद्यार्थी जो है उसकी ज़रूरतों के आधार पर शिक्षण कार्य जो है वह कराता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के शैक्षणिक अनुभवों का सूत्र गूंथकर हिंदी विषय की शिक्षा का आयोजन करता है। एक सफल शिक्षक मनोविज्ञान का भी कुछ ज्ञाता होता है, जिस तरह से वह बालकों के मन की और वर्तन की स्थितियाँ जानने के यत्न में अपने आप को भूल नहीं जाता, कि वह बालकों के मन की और वर्तन की स्थितियों को अच्छी तरह से जान लेता है। वह अपनी मानवीय कमजोरियों की बुरी असरों का भी कुशल ज्ञाता होता है, इसलिए अपने रोज़मर्रा के कार्यों में ऐसे असर जो है वो बाधा न डाल दे, उसके लिए वह सतत जागरूक रहता है। वह हमेशा के लिए मनोविज्ञान के व्यावहारिक रूप का सहारा लेकर ही अपना कार्य करता है। तो आगे हम देखते हैं तीसरा जो है पॉइंट, उसके बारे में देखते हैं, शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसमें देखते हैं तो जिस मनुष्य को देखते हैं ऐसा लगे कि बस इसके सानिध्य में हम निर्भय और आनंदित जो है वह बन जाते हैं। कि शिक्षक जो है वह कैसा होना चाहिए, उसे देख के ही ऐसा लगना चाहिए कि हम निर्भयता से आनंदित होकर पढ़ाई कर सके। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली माना जाता है। प्रभाव का अर्थ दबाव नहीं है जो आजकल लिया जाता है। प्रभाव वह एक ऐसी सौम्यता है जिसकी उपस्थिति में मनुष्य की सोई हुई शक्तियाँ जाग जाती है और उसे अपनी शक्ति पर भरोसा बैठता है। कि शिक्षक का प्रभाव ही ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को ऐसा लगे कि उसमें हम निर्भय होकर पढ़ सके और उसमें भरोसा जो है वह कर सके।
एक कुशल हिंदी शिक्षक प्रभावशाली होता ही है और उस पर कथित प्रभाव से विद्यार्थियों को अपने छोटे बड़े वर्तनों के द्वारा हरदम प्रेरणा देता रहता है। कि शिक्षक का वर्तन ही ऐसा होता है कि उसका वर्तन है वो किसको प्रेरणा देता है, छात्रों को। उसकी आवाज़ कैसी होती है, मधुर एवं कर्णप्रिय होती है, कान को सुनने में अच्छी लगे उस तरह। वह जब कुछ बोलता है तब पूरा समझकर मिष्टता से बोलता है। उसके बोलने में स्पष्टता, क्रमिकता और पारदर्शिता के गुण विद्यमान होते हैं। कि बिना भेदभाव के बोलते हैं और क्रमिकता, जैसे धीरे धीरे, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, पाठ आयोजन जैसे आप करके आए तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, पूर्व ज्ञान। तो इस तरह धीरे धीरे क्रमिकता से वह पढ़ाते हैं और स्पष्टता भी उसमें होती है। उसका श्यामफलक कार्य जो है और उसकी प्रश्न पूछने और उत्तर लेने की रीति, वर्ग में विद्यार्थियों के साथ काम करने की पद्धति आदि सभी में उसको शिक्षक जो है उसकी सहानुभूति एवं सौम्य व्यक्तित्व काम आता है। ठीक है, पढ़ाने का ढंग जो है वो किस प्रकार का है, उसकी लिखने की और प्रश्न पूछने की ये रीति जो है वो कैसी है, सभी में सौम्यता, उसका सौम्य व्यक्तित्व काम आता है। हिंदी के शिक्षक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह हिंदी भाषा की शिक्षा के साथ साथ वर्तन की भी शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो यह देखें हमने शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब हम चौथा देखते हैं, अपने पेशे का गौरव। इसमें हम देखते हैं तो हमारे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक जगह कहा था कि वर्तन में वास्तव में पैसों की तंगी नहीं है। ठीक है, ये चौथा जो मुद्दा है, अपने पैसे का गौरव। यानी कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था कि वर्तमान में वास्तव में पैसों की तंगी नहीं है, परंतु अच्छे गुण जो है उसकी तंगी से हम परेशान हैं। ठीक है ना, कि शिक्षक में अच्छे गुण होने चाहिए। हिंदी के कुशल शिक्षक को यह बात मद्देनज़र रखकर अपने पेशे के गौरव को समझकर एक शिक्षक होने में जरूर ही गर्व लेना चाहिए। कि हिंदी भाषा के शिक्षक जो है उसमें गर्व लेना चाहिए कि वह एक शिक्षक है, एक अच्छे गुण वाला और सभी तरह से अच्छी बातें उसमें वर्तन, प्रभाव आदि, ऐसा शिक्षक जो है वह उसे गर्व लेना चाहिए। उतना ही नहीं मगर अपने गौरव को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने आचार विचार को अणिशुद्ध रखने का हर दम प्रयास करते रहना चाहिए। प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ अभाव और विषमता तो होती है, लेकिन ऐसे समय में अभाव और विषमता के होने से शिक्षण जो है उसके पवित्र कार्य को दोषान्वेषी दृष्टि से देखना दयनीय और सांस्कृतिक तंगी है। इसलिए अभाव और विषमता के समय भी उसे अपने गुणों को कायम रखना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि फुटपाथ पर एक चौकोर कपड़ा डालकर बैठने वाला दुकानदार, हम लोग देखते हैं ना रास्ते में वो दुकानदार होता है, वो हर तरह से क्या करता है, कपड़े रखता है। तो उसका अपने उसी स्थान और कार्य को अति पवित्र मानकर दुकानदार जो है वह उसी स्थान को क्या करता है, पवित्र मानकर उसकी इज्जत करता है। तो वैसे ही शिक्षक को भी करना चाहिए कि विषमता के कारण, अभाव के कारण उसके गुण जो है वह भी अच्छे रखने ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक कुशल शिक्षक अपने धंधे का इस प्रकार गौरव करते हुए अपने पद का गौरव भी बढ़ाता है और राष्ट्र की ताकत ऐसे गौरवशाली सफल शिक्षकों पर ही निर्भर है। चलो दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि हिंदी शिक्षक के कार्य कौन से हैं। हिंदी शिक्षक के कौन से कार्य हैं वो हम देखते हैं। तो पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, सभी पाठ्य विषय को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। कक्षा में पाठ को सुचारू रूप से समझाना
चाहिए, पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम उत्पन्न कराना चाहिए और उसका उत्साह जो है वह अधिक बढ़ाना चाहिए और उसे प्रेरित भी करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने अच्छी हिंदी का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। मौखिक तथा लेखिक विद्यार्थियों के सामने अच्छी हिंदी का आदर्श जो है वो उपस्थित करना चाहिए। एवं क्या करना चाहिए, दृश्य श्रव्य उपकरणों का सदुपयोग, जैसे पढ़ाते समय TLM का उपयोग भी करना चाहिए। किसी कवियों की तस्वीर दिखाकर या विषय वस्तु में कुछ आता हो तो उसको ध्यान में रखकर उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो पढ़ाते हैं वो छात्र जो है अच्छी तरह याद रख सकें। विद्यार्थियों के लेख या रचना का क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो है उस पर व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से कोई भी कठिनाई हो तो उसे दूर करने में विद्यार्थी का साथ देना चाहिए। एवं आगे हम देखते हैं कि समय समय पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच एवं मूल्यांकन भी करना चाहिए, ताकि छात्र कितना सीखे हैं उसका अच्छी तरह से ध्यान रह सके। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, हिंदी अध्यापक के नाते हिंदी भाषा विकास हेतु नैतिक जिम्मेदारियाँ। ठीक है, हिंदी अध्यापक के नाते हिंदी भाषा विकास हेतु नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रचार और हिंदी की शिक्षा योग्य शिक्षकों पर निर्भर है। ठीक है, कि हिंदी भाषा जो है उसका प्रसार और उसका हिंदी की शिक्षा योग्य शिक्षकों पर निर्भर होता है। हिंदी शिक्षक तब सफल अध्यापक बनता है जब तक वह स्वयं हिंदी का पूरा ज्ञान नहीं रखता। हिंदी का पूरा ज्ञान जो है वो अध्यापक को रहना ही चाहिए, तभी वह सफल शिक्षक बन सकता है। अध्यापन का आधार अनुभव है। सफल अध्यापक वही बनता है जिसमें क्या होता है, कुछ भी जानने की तत्परता, जिज्ञासा होती है और उसकी तीव्र बुद्धि, निरीक्षण शक्ति और छात्रों के प्रति प्रेम, आदर और प्रसन्नता, शिष्ट व्यवहार, शुद्धि आचरण वाला होता है। कि सफल शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए, कि उसमें तत्परता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए और छात्रों के प्रति प्रेम जगाना चाहिए और आदर, प्रसन्नता और शिष्ट व्यवहार भी होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उसका आचरण भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए। हिंदी भाषा विकास हेतु हिंदी भाषा छात्रों को प्रिय बनाने के लिए कुछ उपाय जो है वो हम देखते हैं। कि हिंदी साहित्य के ग्रंथों का अधिक बार प्रदर्शन लगाना चाहिए। कि स्कूल कॉलेजों में क्या करना चाहिए, जो हिंदी के ग्रंथ है उसका अधिक बार प्रदर्शन लगाना चाहिए। हिंदी भाषा के अध्यापन में ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कि पढ़ाते समय कक्षा में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक साधन जो है TLM का उपयोग भी करना चाहिए। कक्षा में हिंदी का अध्यापन अच्छी तरह सुचारू रूप से करवाना चाहिए, ताकि छात्र जो है वह हिंदी के प्रति आकर्षित हो सके। छात्रों में हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए और उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। कि हिंदी के प्रति उसका प्रेम, उसका उत्साह और अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, इस तरह उसे आगे बढ़ाना चाहिए। छात्रों के सामने अच्छी हिंदी का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। कि अच्छी हिंदी जो है उसका आदर्श छात्रों के सामने उपस्थित हो, इस तरह का यत्न करना चाहिए। छात्रों के लेख एवं उसकी रचना जो है वो क्या करना चाहिए, उसका संशोधन करना चाहिए। कि किस तरह उसने लिखा है, उसमें क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये सब। अध्यापन की नई विधियों का कक्षा में विनियोग करना चाहिए। कि वर्तमान समय में जो नई नई प्रविधियाँ आ रही है तो उसका भी कक्षा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए।
अध्यापन प्रक्रिया जो है वह अध्येता केंद्रीय बनाना चाहिए। अध्यापन प्रक्रिया कैसे बनाना चाहिए? छात्र केंद्रीय, अध्येता केंद्रीय। और पुस्तकालय जो है वह हर एक स्कूल कॉलेजों में आसानी से पुस्तक मिल सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पुस्तकालय जो है वह बनाना चाहिए, ताकि छात्र स्वयं किताबें लेकर पढ़ाई कर सके। हिंदी कवि लेखकों के जन्मोत्सव का आयोजन भी कराना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का अध्ययन कैसा कराना चाहिए? रसप्रद बनाना चाहिए। अच्छी तरह से व्याकरण के नियम जो है वो भी सिखाना चाहिए। हिंदी भाषा में प्रसारित जो दूरदर्शन कार्यक्रम आते हैं उसे भी कक्षा के सामने रखना चाहिए कि दूरदर्शन में कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं वो आप देख सकते हैं, तो उसका नाम भी कक्षा में क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, ताकि छात्र देख सके। भाषा की स्पर्धाओं का प्रबंध करना चाहिए। विजेताओं को भाषा स्पर्धा रखनी चाहिए और विजेता जो छात्र होते हैं उसे क्या देना चाहिए? पुरस्कार। और जैसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो वैसे ही हर एक स्कूल में हिंदी दिवस भी मनाना चाहिए। प्रार्थना सभा में हिंदी भाषी वक्ताओं को भी बुलाना चाहिए और ऐसे विद्वानों का वक्तव्य प्रार्थना सभा में होना चाहिए। प्रत्येक छात्र पर वैयक्तिक ध्यान देकर उनकी वैयक्तिक जो कठिनाइयाँ हैं यानी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए। हिंदी उच्चारण, लिखाई, अक्षर विन्यास, कविता पाठ तथा रचना कार्य का खूब अभ्यास करना चाहिए। और आगे देखते हैं तो हिंदी भाषी प्रदेशों का प्रवास करवाना चाहिए। ठीक है, जो प्रदेश हिंदी भाषी हैं उसका प्रवास करवाना चाहिए। और वाद विवाद, भाषण, बाल सभा आदि पाठांतर क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। कक्षा में ये सभी वाद विवाद जो है, बाल सभा आदि का क्या करना चाहिए? आयोजन भी करना चाहिए। समय समय पर छात्रों की उपलब्धि की जांच करना एवं यानी कि कितना छात्रों ने सीखा है उसकी जांच करना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। हिंदी अध्यापन समस्याओं के बारे में क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। हम भी हमारे कॉलेज में क्रियात्मक संशोधन करते हैं ना, ऐसे कि अध्यापन समस्याओं के बारे में उसका क्रियात्मक संशोधन भी करना चाहिए। हिंदी के जो अखबार होते हैं उसको क्या करना चाहिए? छात्रों को पढ़ने देना चाहिए। एवं स्कूल कॉलेजों में श्याम पट पर हिंदी में समाचार लिखना चाहिए कि श्याम फलक में कौन से समाचार लिखना चाहिए? हिंदी में। तो तालीमार्थी मित्रों, यहाँ हमने हिंदी भाषा शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ाई की। उसमें व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियाँ में कुछ योग्यताएं हैं, जो 4 योग्यताएं हमने पढ़ी। शिक्षा पद्धतियों का ज्ञाता, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता, शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपने पेशे का गौरव और हिंदी शिक्षक के कार्य और कुछ मुद्दे हिंदी अध्यापक के नाते हिंदी भाषा विकास हेतु नैतिक जिम्मेदारियाँ। तो इसके बारे में हमने आज पढ़ाई की। धन्यवाद।